आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3 को शुरू करने से पहले इसके कुछ नियमों को समझ लेते हैं। हम लोग का जो एक्सरसाइज है वो है प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3 में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और इसको हल कैसे करते हैं, क्योंकि प्रश्नावली 5.3 में हमको द्विघात समीकरणों का हल ही पढ़ना है और ये इस लेसन का लास्ट एक्सरसाइज है। 3 ही एक्सरसाइज था, प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3। तो 3 को हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस रूप में जो लिखी गई समीकरण होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखे गए समीकरण को क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। इसमें होता क्या है कि ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए, भले बी या सी क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसमें देखिए ए बी तथा सी ये क्या है? अचर है। अचर समझते हैं? अचर माने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई अंक हो, दशमलव में हो, बटा में हो, मतलब वास्तविक संख्या है, ये अचर है। और इसमें कंडीशन है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। देखिए कोई भी समीकरण लिखिए, समीकरण का मतलब क्या होता है कि चर और अचर से मिलाकर समीकरण बनता है। चर और अचर से मिलाकर समीकरण बनता है। जैसे x प्लस 5 इक्वल टू 10 एक समीकरण नहीं बन गया। तो यह समीकरण एक चर में है कि 2 चर में है? एक चर में है। एक चर मतलब कि इसमें केवल x ही है, एक चर में है। इसमें अगर देखें हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो ये समीकरण 2 चर में है, क्योंकि यहाँ पर हमको 2 अज्ञात राशि ज्ञात करना है। देखिए जितनी अज्ञात राशियाँ होंगी उतना चर होगा। एक अज्ञात राशि मतलब एक चर, 2 अज्ञात राशि 2 चर, ये 2 चर में समीकरण है। अगर इस तरह से हो जाए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 25, ये कितने चर में है? 3 चर में है। x है, y है और z है, तो 3 चर का है। लेकिन इन तीनों समीकरणों की विशेषता क्या है कि इनका जो हाईएस्ट पावर है वो 1 1 है। देख रहे हैं हाईएस्ट पावर कितना है? 1 1। तो जिसका घात 1 रहता है ना, उसको हम बोलते हैं रेखीय समीकरण। क्या बोलते हैं? रेखीय समीकरण। जिसका घात 1 होता है उसको क्या बोलते हैं? रेखीय समीकरण। इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू -5। ये कौन सा समीकरण है? रेखीय समीकरण है, क्योंकि इसका पावर कितना है? 1 है, एक चर में है। उसी तरह अगर हम इसको कहें 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या यह एक चर में है? एक चर में तो है, लेकिन क्या यह इसका घात 1 है? नहीं, इसका घात कितना है? 2 है। तो घात 2 है, इसलिए कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। तो एक चर में द्विघात समीकरण। इससे इस पर ये बैठ रहा है, देखिएगा ax स्क्वायर 2x स्क्वायर bx 5x c 3 इक्वल टू 0 बैठ रहा है ना, ये द्विघात समीकरण है। तो पहचान लेंगे द्विघात समीकरण। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखे गए समीकरण को क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। इसमें ए बी सी क्या है? अचर राशि है। इसमें भी जो a है वो 0 नहीं है। अगर इस तरह से हो x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो भी आपका द्विघात समीकरण है। देख रहे हैं x स्क्वायर वाला है ना, इसमें बाकी भले हो चाहे ना हो, तो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का पहचान क्या है? 2 घात होना चाहिए। तो 2 घात रहेगा तभी तो द्विघात समीकरण है। तो इसको कैसे हम 0 कर सकते हैं? 0 करेंगे तो खत्म नहीं हो जाएगा। इसलिए ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। बाकी ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारा मेन जो इक्वेशन है वो यही है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखे गए समीकरण को क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। और इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए भारत के एक बहुत महान गणितज्ञ थे, जिनका नाम है श्रीधराचार्य। श्रीधर नाम था, श्रीधराचार्य उनको कहते हैं, आचार्य थे। तो श्रीधराचार्य ने एक नियम दिया, उस नियम को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि। जैसे देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात समीकरण हो गया।
और इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग किया जाता है। श्रीधराचार्य विधि इन्होंने बताया, देखिए एक चीज़ और बता दें आपको कि कोई भी समीकरण है तो उस समीकरण को जब हम हल करते हैं ना तो उसमें हमको x चाहे y जो भी अज्ञात राशि होता है उसी का मान ज्ञात होता है। अब जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना ही मान निकलेगा। माने x का घात कितना है 2 है तो x का मान कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अगर यहाँ पर x का घात 3 रहता माने त्रिघातीय समीकरण रहता तो x का कितना मान निकलता 3 निकलता। अगर एक घात में रेखीय समीकरण होता तो x का कितना मान निकलता x का मान निकलता कितना जी 1 निकलता। एक घात का होगा तो 1 निकलेगा, 2 घात का होगा तो 2 निकलेगा, 3 घात का होगा तो 3 निकलेगा। माने जितने घात में समीकरण होगा x का उतना ही मान निकलेगा। तो इसके लिए x के कितने मान होने चाहिए 2 होने चाहिए। तो श्रीधराचार्य विधि से जब हम इसमें से x का मान निकालते हैं तो x इक्वल टू फार्मूला बनता है -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटा 2a। ये सूत्र है आपका क्या सवाल को हल करने का। वैसे पिछले क्लास में 10th में 9th में क्लास 8 में इसको गुणनखंड विधि द्वारा भी हल किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है कि मध्य पद को 2 भाग में बांट दिया जाता है और गुणनखंड किया जाता है। क्या है जी देखोगे क्या है कहाँ से आवाज हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं गुणनखंड विधि वाले में इसको 2 भाग में बांट देते हैं। क्या हो रहा था हमको लगा कोई, चलिए एक बार और देखते हैं। ये आपका क्या है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको हल करने के लिए किसने विधि दिया श्रीधराचार्य ने। तो श्रीधराचार्य ने जो विधि दिया उसका नाम क्या है श्रीधराचार्य विधि। उनका सूत्र क्या है विधि क्या है x इक्वल टू -b यही वाला b प्लस माइनस b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पर abc सब अंक है ये ध्यान देना। और एक चीज देखो हम कह रहे थे ना कि इसको जब हल करेंगे तो x का 2 मान मिलेगा क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। तो एक बार जब यहाँ पर प्लस रख के हल करेंगे तो 1 मान मिलेगा और एक बार जब माइनस रख के हल करेंगे तो 1 और मान मिलेगा। तो x का कितना मान यहाँ पर मिलेगा 2 मान मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज इसमें और जान जाइए। x का जो मान मिलता है x का जो मान निकलता है वो कैसा होता है वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है कि दोनों मान बराबर होते हैं। इसका पता लगाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये जो b² माइनस 4ac है ना ये जो है b² माइनस 4ac इसको बोलते हैं विविक्तिकर। क्या बोलते हैं विविक्तकर। क्या नाम है इसका विविक्तिकर। इसको दिखाते किससे हैं d से, मतलब d का फार्मूला बन जाता है यहाँ b² माइनस 4ac। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में विविक्तिकर। इसको बोलते हैं विविक्तिकर। अगर b² माइनस 4ac अगर 0 आ गया, अगर 0 आ गया जैसे मान लीजिए हल कर रहे हैं आई अंदरवा क्या आ गया 0, तो उस कंडीशन में है जो x का जो मान आएगा ना दोनों मान बराबर आएगा। दोनों मान बराबर करने का मतलब क्या है x के 2 मान आने चाहिए ना लेकिन दोनों मान एक ही आएगा। मैंने हो सकता है कि दोनों 2 हो जाए दोनों 3 हो जाए चाहे दोनों -3 हो जाए कुछ भी होगा x का दोनों मान क्या होगा बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों मान क्या होंगे समान होंगे। दोनों मान समान होगा कब जब b² माइनस 4ac क्या होगा 0 होगा। अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हुआ b² माइनस 4ac 0 से क्या हो गया बड़ा हो गया आ रहा है b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो गया तो दोनों मान समान नहीं होंगे, दोनों मान अलग अलग होगा। दोनों मान कैसा होगा अलग अलग होगा और अलग अलग के साथ साथ ये वास्तविक भी होगा। कैसा होगा वास्तविक। x का जो मान आएगा ना वो कैसा आएगा वास्तविक आएगा और कैसा होगा अलग अलग। वास्तविक होगा और अलग अलग होगा अलग अलग। लेकिन अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ गया, 0 छोटा करने का मतलब क्या है माइनस में आ जाए
तो ये बताइए रूट में जब माइनस में आ जाएगा तो वास्तविक होगा नहीं, काल्पनिक होगा। वही तो हम लोग पढ़े हैं पिछले एक्सरसाइज में। तो रूट के अंदर अगर माइनस में आ जाए तो कैसा हो जाएगा? काल्पनिक। तो इस कंडीशन में कैसा हो जाएगा? काल्पनिक। जो x का मान होगा कैसा आएगा? काल्पनिक। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या समझ गए? ये आपका द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखी गई समीकरण को हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए श्रेणाचार्य विधि का प्रयोग किया जाता है। श्रेणाचार्य विधि में होता क्या है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसमें ए बी सी क्या है? आपका कांस्टेंट है। इसमें a 0 नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। अब ये जो पद होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं विविक्तिकर। इसको दिखाते हैं किससे? d से। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, हल करते समय 0 आ जाए, तो x का दोनों मान क्या आ जाएगा? बराबर रहेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए तो आपका मान कैसा होगा? x का मान वास्तविक होगा। जो x का मान जो निकलेगा वो वास्तविक होगा और दोनों मान कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाता है, माने माइनस में हो जाता है, तो मान कैसा हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? इसको लिखोगे? लिख लो रफ में इसको याद रखने के लिए। फिर हम एक्सरसाइज को देखते हैं। तो हम देखते हैं प्रश्नावली 5.3 को। लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को हल कीजिए। कितना सवाल दिया है? 10 क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को हल कीजिए। 10 क्वेश्चन है। कौन देखा जाए? पहला देखा जाए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, अरिहंत वाला किताब है, कुछ क्वेश्चन उसमें से भी देखा जाएगा। तो पहला आप इसका देख लेते हैं, फिर अरिहंत का देखेंगे हम लोग। तो x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, ये ना पहला सवाल है। इसको हल करते हैं हम लोग। तो ये पहले देखिए कि यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है कि नहीं है? उस रूप में दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है। अभी देखिए इसको दिखेगा। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3 इक्वल टू 0। 0 जोड़िए चाहे घटाइए, क्या फर्क पड़ता है? 0x माने कुछ नहीं, 0। अब देखिएगा उस रूप में हो गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम कह सकते हैं ना कि यह है उस रूप में। अच्छा x जब नहीं है इसका मतलब क्या है? 0 है। b हमारा क्या है? 0 है, क्योंकि x तो 0 नहीं हो सकता है। तो b हमारा 0 है। तो लिखेंगे यहाँ पर उपरोक्त, या करके यही चीज यहाँ लिखे हैं, उपरोक्त समीकरण की तुलना। तुलना क्यों कर रहे हैं? तभी एबीसी का मान निकलेगा। तो तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर कितना मिलेगा जी? a इक्वल टू बोलिए 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 3। कौन सा विधि लगा दें? श्रीधराचार्य विधि। यहाँ लिखेंगे श्रीधराचार्य विधि से क्या होता है जी फार्मूला? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। मान रखिए x इक्वल टू माइनस बी को मतलब कितना लिखे हैं? 0। माइनस 0 से क्या फर्क पड़ता है? प्लस माइनस, हाँ 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4, a का मान 1 और c का मान, तो ऐसे हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 3 बाई 2 इंटू 2 होता है ना 1। छोड़ दीजिए इसको। तो x इक्वल टू केवल क्या बच रहा है? प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0, छोड़ दिया जाए, और 4 तिहाई माइनस 12 हो रहा है। कितना हो रहा है? माइनस 12 अब बटा 2 एकन है। ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि काल्पनिक हो रहा है। काल्पनिक हो रहा है ना, क्योंकि रूट के अंदर क्या आ गया? माइनस में 12 ना आ गया, और जो कि क्या है 0 से कम है, तो काल्पनिक हो गया। तो इसको हल कैसे करेंगे? इसका वर्गमूल संभव है, निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से देखिए, -3 और गुणे 4 कर दे रहे हैं, वही ना था। तो 4 का वर्गमूल 2 तो निकल जाएगा बाहर, निकलेगा ना। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2
और रूट में कितना बचा, -3 बच रहा है ना, तो उसको √3 कर दे रहे हैं, समझे, और फिर अलगा लिख दे रहा है रूट में -1। बतिया तो कही है। अरे भाई हम 3 गुणे -1 लिखेंगे तो 3 को अलग कर दिए, माइनस में √1 को अलग किए, ऐसा क्यों किए हैं, आई लिखने के लिए किए हैं। अब बटा कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू प्लस माइनस √3i। तो देखिएगा x का 2 मान आया, कौन कौन, एक प्लस √3i आ गया, एक माइनस √3i आ गया। और नहीं तो अगर आई नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 केवल कटा दीजिएगा, इसको रूट में एक बार -3 रखना है, हाँ प्लस माइनस -3 हो जाएगा, तो प्लस माइनस और रूट में -3 लिख देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, और कौन बताया जाए, इसमें 10 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया, इसके बाद कौन देखा जाए, 7वां नहीं तो 8वां, 10 नंबर, 7वां 8वां में हो जाएगा। 7वां में थोड़ा देख लो, हिंट कर दे रहा है केवल, √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ x² के साथ क्या है, √2 है ना, तो वो a हो जाएगा, x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, वो b हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, √2 मान रखा जाएगा। तो कर सकते हैं इसको, नहीं आएगा तो बता देंगे। 9वां 10वां जैसा है, 10वां नंबर देखा जाए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, x² प्लस x/√2 प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारा मेन काम होता है इसको द्विघात समीकरण के रूप में जो है चेंज कर लेना। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ से √2 जो बटा में है वो हट जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, √2 को हटाने के लिए हम दोनों पक्ष में √2 से गुणा कर देते हैं। तो दोनों पक्ष में जब √2 से गुणा करेंगे तो √2x² है, √2x² होगा, और यहाँ पर भी √2 से गुणा करेंगे तो कट नहीं जाएगा, कितना होगा, केवल x होगा, और 1 में √2 से गुणा करेंगे तो √2 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर 0 में √2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कौन बन गया, ये क्वेश्चन नंबर बन गया 7 नंबर, ये क्वेश्चन कौन हो गया, तो 7वां भी इसी में हो गया और 10वां भी हो गया इसी में, तो इसको हल करते हैं हम लोग। तो अब ये देखिएगा ax² प्लस कुछ नहीं है तो 1 है, bx प्लस c इक्वल टू 0 हो गया उस रूप में। तो क्या लिखेंगे, इस उपरोक्त, थोड़ा लैंग्वेज लिख लिया जाता है, उपरोक्त समीकरण की तुलना किसे करने पर, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। क्या हो जाएगा जी, a का मान बोलिए, a का मान √2, b का मान 1, c का मान √2। लगाते हैं श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि से क्या हो जाएगा, श्रीधराचार्य विधि से x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। तो x इक्वल टू माइनस b के बदले में 1 प्लस माइनस रूट में b² कीजिए, 1² माइनस 4a का मान गुणा √2 और c का मान फिर से √2 और पूरा का बटा 2 इंटू √2 x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट में देखिए कितना हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, देखिएगा √2 में √2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से 4 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा -8 अब बटा 2√2 है, तो इसमें तो कुछ खास नहीं है 2√2। उसमें देखिएगा रूट में कितना बन रहा है, -1 प्लस माइनस रूट में बन रहा है -7 अब बाई 2√2। ये भी देखिए ये काल्पनिक ही आ रहा है। तो x इक्वल टू
-1 प्लस माइनस। अच्छा, रूट में 7 करके आई नहीं कर सकते हैं? क्यों आई कर देंगे? रूट में 7 इंटू रूट में -1 और रूट में -1 के बदले में क्या हो गया? आई। अब बटा 2√2। इससे आगे हल होगा नहीं, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 मान दिख रहा है, एक बार प्लस रख लेंगे तो -1 प्लस रूट में 7 आई बाई 2√2, एक बार माइनस रखेंगे तो -1 माइनस रूट में 7 आई बटा 2√2 दिया। इतना लिखिए इसको। तो क्या समस्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, अरिहंत का है। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण के मूल वास्तविक हैं। ये अरिहंत पब्लिकेशन के बुक का सवाल है। सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण के मूल वास्तविक हैं। 2 समीकरण दिया है और हमको सिद्ध करना है कि इसका मूल कैसा है, वास्तविक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसमें से पहला को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर, द्विघात समीकरण का पहचान क्या है? ax² प्लस bx प्लस है पूरा c है ना द्विघात समीकरण। लेकिन a के बदले में कितना है? तो a² माइनस bc। b के बदले में कितना है? a प्लस b a माइनस c। c के बदले में कितना है? a इंटू b माइनस c। ये ना दिया है। और हमने अभी लिखा था कि समीकरण मूल वास्तविक कब होता है? जब b² माइनस 4ac का मान क्या हो जाए? 0 से बड़ा हो जाए। अच्छा, 0 के बराबर भी होगा तब भी वास्तविक होगा। ये अलग बात है कि दोनों मूल क्या होगा? बराबर होगा। x प्लस बी इक्वल टू b², x माइनस ए x प्लस बी इक्वल टू b²। देखिए दूसरा प्रश्न है x माइनस ए x इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू b²। इसको भी दिखाना है कि इसके मूल कैसे हैं? वास्तविक हैं। इसको थोड़ा गुणा करके पहले द्विघात समीकरण के रूप में चेंज कर लेते हैं। x का गुणा करेंगे x², x का गुणा करेंगे b में bx माइनस ax, यहाँ से गुणा करेंगे तो माइनस ab, उसको बुला लीजिए इधर, माइनस b² इक्वल टू क्या हो गया? 0। इसको और बढ़िया से बनाइए, x² प्लस इसमें से x कॉमन कर लीजिए, b माइनस a हो जाएगा। यहाँ पर x, इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस b भी कॉमन कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कॉमन करेंगे तो ab प्लस b² इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला? a के बदले में क्या मिला? 1। b के बदले में क्या मिला? b माइनस a। और c के बदले में क्या मिला? माइनस ab प्लस b²। वही ना हुआ। यहाँ भी हम लोग d का मान निकालेंगे और d का मान निकालने के बाद देखेंगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो लिखेंगे चूंकि d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो b कितना है? ये ना लगेगा, तो b माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है? 1। और c का मान कितना है? c का मान खुद ही माइनस में है। अच्छा, माइनस में तो इसको एक ही बार प्लस बना दे क्या? अरे माइनस लिखेंगे तो प्लस नहीं बन जाएगा। आप कोष्टक में क्या लिख दे रहे हैं? ab प्लस b²। एक चीज बताइए, b माइनस a का होल स्क्वायर आ प्लस 4 कने 4 आ ab प्लस b², कुछ भी हो, ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो ये कभी भी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता है। अरे स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा, इधर कहीं माइनस है ही नहीं है, तो सारा का सारा कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव हो गया तो हम लोग का क्या हो गया? मूल वास्तविक हो गया। लिखिए इसको। यही वाला चीज उसमें भी था, उसमें माइनस कम था, प्लस वाला क्या था? ज़्यादा था, तो हम लोग कह दिए कि पॉजिटिव होगा।